वेलकम क्लास। हम तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कल मैंने आपको तंत्रिका आवेग के लक्षणों के बारे में चर्चा हम कर रहे थे और इसमें कुछ लक्षण के बारे में हमने बात की थी कल, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लेते हैं इसमें। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो तंत्रिका तंतु हैं वो माइलिन शीथ की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक माइलिनेटेड फाइबर या मज्जावृत्त तंतु और दूसरा नॉन माइलिनेटेड फाइबर, जिन पर कि आपका माइलिन शीथ जो है वो नहीं पाई जाती है। तो इनको अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो माइलिनेटेड फाइबर होते हैं उनमें उनसे होकर के जो तंत्रिका आवेग जाता है उसके ट्रांसमिशन या प्रेषण की जो गति है वो उस तंतु के व्यास के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यास जैसे जैसे बढ़ेगा तो तंत्रिका आवेग के प्रेषण की गति भी बढ़ती जाती है। और क्योंकि वहां पर क्या होगा कि आपका माइलिन शीथ की वजह से नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं वो पाए जाएंगे, तो पर्व संधियों के बीच की दूरी तंत्रिका तंतु के व्यास के समानुपाती होती है। इनमें जो ट्रांसमिशन की जो गति है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो तंत्रिका आवेग जा रहा है उसकी गति जो है उसको प्रेषण की गति तंतु के व्यास, जिसको कि हम माइक्रोन में नापते हैं, से लगभग 6 गुना जो है वो होती है। इस तरह से इनमें एक सीधा संबंध जो है वो होता है। नेक्स्ट कि इस प्रकार के प्रेषण से न केवल जो वेग बढ़ता है बल्कि सामान्य स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की जरूरत है, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी की आवश्यकता से क्या मतलब है हमारा यहाँ पर कि एनर्जी की, तो उनकी आवश्यकता में भी कमी आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस चालन में जो न्यूरल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम एक्सोलीमा कहते हैं, उसके केवल छोटे से भाग का ही डीपोलराइजेशन जो है वो होता है, और इसके कारण से जो आयन का जो एक्सचेंज हो रहा है उस आयन के एक्सचेंज में ऊर्जा की आवश्यकता की कमी होती है। ओके, अब हम आ जाते हैं एक्चुअल जिसके ऊपर आपका एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, वो है आपका नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है, तो इसमें हम पहले बात कर चुके हैं कि न्यूरॉन में 3 भाग हैं, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। इसमें से एक्सॉन जो है वो सबसे लंबा प्रवर्ध जो है वो होता है डेंड्रॉन और एक्सॉन में से। और ये एक्चुअली क्या है, एक होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, खोखले बेलन के समान संरचना होती है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलीमा कहा जाता है। जैसे दूसरी कोशिकाओं में होता है वैसे ही ये झिल्ली जो है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लेकिन इसकी मोटाई थोड़ी अधिक होती है, 100 एंगस्ट्रम के लगभग ये होती है, और इसके ऊपर 7 से 10 एंगस्ट्रम डायमीटर के छिद्र जो हैं वो होते हैं, जिनसे होकर के और आयंस और दूसरे पदार्थ जो हैं वो आसानी से एक्सचेंज यहाँ पर हो सकता है। तो जैसे दूसरी सेल में होता है वैसे ही एक्सोलीमा भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन पर आपका तंत्रिका आवेग जो है वो गुजरता है, उसका प्रेषण इस झिल्ली के ऊपर होता है। इसको हम मेम्ब्रेन थ्योरी के अनुसार समझा सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार तंत्रिका आवेग का चालन एक इलेक्ट्रोकेमिकल घटना है, यानी कि इसमें कुछ केमिकल चेंजेज होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बनेगा, तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि विभव, विद्युत विभव जिसको कहा जाता है, कि चार्ज का अंतर होना बाहर की सतह और अंदर की सतह में चार्ज का अंतर होना। तो न्यूरॉन जो है जैसे हमारे शरीर की दूसरी कोशिकाएं रहती हैं उसी तरह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या जिसको हम अंतराली फ्लूइड कहते हैं उसके अंदर ये रहता है। सभी कोशिकाओं के बाहर जो है वो कोशिका बाह्य तरल जो है वो पाया जाता है, जिसको हम यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं। अब अगर हम इसमें बात करें आगे कि तंत्रिका आवेग का जो प्रेषण है
उसको हम 3 हेडिंग्स में डिवाइड करके और पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला है आपका कि विराम कला विभव या रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो किस प्रकार का होता है। तो जब तंत्रिका आवेग में कोई संचरण नहीं हो रहा है, इसके पहले थोड़ा सा मैं दूसरी जानकारी आपको दे देता हूँ कि न्यूरॉन में जो कम्युनिकेशन होता है, ये एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन सिग्नल रिले सिस्टम होता है। न्यूरॉन्स जो हैं वो सूचनाओं के आदान प्रदान को करने का काम करते हैं, ये मैं पहले आपको डिटेल में बता चुका हूँ। न्यूरॉन जो है एक बार स्टिमुलेट हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन को दो प्रकार से ले जा सकता है, फ्रॉम वन एंड ऑफ न्यूरॉन टू दी अदर एंड, कि न्यूरॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये ले जाता है। और दूसरा जो स्पेस जो होता है वो सेपरेट करता है एक दो न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के बीच में, जहां पर कि वो जब अंत में आता है तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को हम डिटेल से बाद में इसके तंत्रिका आवेग के बाद में स्टडी करेंगे। सो जो पहली चीज है हमारे पास में वो तंत्रिका आवेग के प्रेषण की जो हम बात कर रहे हैं, ये विद्युत रूप से विद्युत के रूप में ले जाया जाता है, जिसको कि हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो जबकि सिरों के ऊपर पहुंच जाता है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर जाएगा, तब हम उसको न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाया जाता है, जिसको कि मैं बता रहा हूँ आपको कि हम इसको सिनेप्स वाला जो पार्ट है वहां डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, अब जो तंत्रिका आवेग का उत्पादन और प्रेषण किस प्रकार से होता है, इसको हम 3 हेडिंग के अंदर डिवाइड करके और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल की, या जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या विराम कला विभव, यानी जब कोशिका न्यूरॉन्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है या आवेग का संचरण नहीं हो रहा है, उस समय पर उसमें विभव जो है वो किस प्रकार का होता है, उसको हम विराम कला विभव कहते हैं। तो उस समय पर क्या होता है कि एक्सॉन का जो बाहरी तल है वो भीतरी तल की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। समझिए इसको, बाहरी तल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इस तरह से एक्सोलिमा के दोनों ओर जो चार्ज है उसमें डिफरेंस आता है, जिसको कि हम पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहते हैं। अब ये चार्ज जो है वो किस प्रकार से आता है, इसको अगर आप देखेंगे तो हमने पहले सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर काम करता है। जो रेस्टिंग स्टेज है आपकी, उस रेस्टिंग स्टेज में जो पोटेंशियल का डिफरेंस हम बता रहे हैं वो -70 मिली वोल्ट जो है वो होता है। देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, कोशिका का अंदर वाला तरल और कोशिका के बाहर वाला तरल। इस समय पर अगर हम इन दोनों के भीतर इलेक्ट्रोड स्थापित करके और अगर हम इनके चार्ज का डिफरेंस देखें तो वो -70 मिली वोल्ट जो के लगभग जो है ये आता है, ठीक है। तो जो सोडियम पंप है वो क्या करता है कि विश्राम की अवस्था जब होती है, जैसे ये विश्राम की अवस्था है, इस विश्राम की अवस्था में सोडियम पंप जो है वो क्या काम करेगा यहाँ पर कि झिल्ली के दोनों ओर सोडियम और पोटेशियम आयन के समान वितरण के कारण से ये होता है। और विश्राम अवस्था में सोडियम आयन सक्रिय रूप से तंत्रिका तंतु के अंदर जो एक्सोप्लाज्म है उससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ओर प्रवाहित होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इससे सोडियम जो है वो बाहर की ओर यहाँ पर निकलेंगे, इसको सोडियम पंप जो है वो कहा जाता है। तो लगातार सोडियम आयन के बाहर निकलने के कारण से होगा क्या यहाँ पर कि बाहर की ओर इनकी सांद्रता 10 गुना ज़्यादा हो जाती है अंदर की बजाय, दोनों की अगर हम तुलना करेंगे। इसी तरह से जो एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम की सांद्रता है वो बाहर जो अंतराली द्रव है उससे 30 गुना जो है वो ज़्यादा होती है। और इसी के साथ न्यूरॉन के कोशिका द्रव में अनेक क्लोराइड आयन होते हैं जो कि प्लाज्मा झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते हैं या बहुत ही कम मात्रा में विसरित हो पाते हैं। तो सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण एक्सोलिमा की बाहर की जो सतह है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्योंकि अंदर क्लोराइड आयन जो है वो ज़्यादा हो गए हैं उसके कारण से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बाहर से पोटेशियम आयन लगातार अंदर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ये पोटेशियम आयन क्लोराइड को उदासीन नहीं कर पाते हैं और इसके कारण से अंदर का जो आवेश है वो ऋणात्मक बना रहता है। देखो हमने अभी जो कहा है इसको हम छोटे शब्दों में बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि सोडियम पंप जो है वो सोडियम को बाहर निकाल रहा है, पोटेशियम को अंदर लेता है, ये बात जानते हैं हम यहाँ पर।
तो सोडियम लगातार अगर बाहर निकलेगा तो बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अंदर जो क्लोराइड आयन है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसके कारण से अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों के विभव का जो अंतर है वो -70 मिलीवोल्ट जो है वो होता है, और इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या विराम कला विभव इसको कहा जाता है। यानी आप इसको इस तरह समझिए कि जब तंत्रिका आवेग का संचरण नहीं हो रहा है तब बाहर की सतह जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और अंदर की सतह जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड जो है वो होती है। यहाँ पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अभी तक मैंने जो बताया आपको कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय द आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द न्यूरॉन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये इसके कारण से होता है कि देखिए सोडियम आयन जो है वो लगातार बाहर जा रहा है और क्लोराइड आयन की मात्रा जो है वो अंदर होती है। सोडियम आयन जो है वो क्लोराइड आयन जो है वो पोटेशियम आयन से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते हैं, और इसके कारण से यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। तो हमने आपको ये कहा कि सोडियम प्लस जो है वो 10 गुना बाहर ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम आयन जो है वो 30x अंदर की ओर ज़्यादा होते हैं। तो बाहर जो है वो ज़्यादा हैं, लेकिन अंदर पोटेशियम आयन भी हैं, लेकिन क्लोराइड आयन को ये उदासीन नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो बन जाता है। ओके, गॉट माय पॉइंट? ओके, देखिए यहाँ पर बताया हमने यहाँ पर कि ये सोडियम आयन का डिफ्यूजन हो रहा है ना, ये सोडियम आयन बाहर की ओर जा रहे हैं, पोटेशियम आयन अंदर की ओर लिए जाते हैं। 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम आयन जो हैं वो अंदर की ओर आएंगे। इस वजह से अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्लोराइड आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और ये बाहर की ओर नहीं निकल पाते हैं। इन शॉर्ट आपको इसको इस तरह से समझाना है। पहला पॉइंट कि विराम कला विभव क्या होता है। ओके, अब हम बात करें कि दूसरा जो है आपका वो आ जाएगा आपका एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या सक्रिय कला विभव। जो रेस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मोर पोटेशियम आयन मूव आउट देन सोडियम मूव्ड इन, और उसके कारण से क्या होगा, एट रेस्ट मोर पोटेशियम आयन मूव्ड आउट देन सोडियम मूव इन, पोटेशियम आयन डिफ्यूज आउट लीव बिहाइंड द एक्सेस नेगेटिवली चार्ज इनसाइड। तो पोटेशियम आयन जो बाहर की ओर निकल रहे हैं, इसके कारण से ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप कर देते हैं। देखिए पिछले वाला वापस देखिए आप यहाँ पर, ये पोटेशियम आयन है, ये इंटीरियर की तरफ है ये, लेकिन ये उतना डिफ्यूजन से उतना बाहर ये निकल जाते हैं, मूव आउट हो जाते हैं, और पोटेशियम आयन जो है वो पैसिवली अंदर, सोडियम आयन पैसिवली अंदर कम आते हैं। एट रेस्ट मोर पोटेशियम आयन मूव आउट, मोर पोटेशियम आयन मूव आउट। ओके, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो हो जाता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करता है, मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताई है कि इसकी वजह से सोडियम बाहर आते हैं और पोटेशियम जो है वो अंदर की ओर आते हैं। तो मोर सोडियम प्लस आउट देन पोटेशियम इन, यानी कि बाहर जाने वाले सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके बनिस्बत जो अंदर आने वाला पोटेशियम है उसकी मात्रा कम होती है। तो कंट्रीब्यूट टू लॉस ऑफ पॉजिटिविटी, तो अंदर की ओर जो है ये आपका पॉजिटिव जो है वो कम हो जाता है। और इसी को हमने इस डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि ये देखिए आपका यहाँ पर ये सोडियम आयन जो है वो इस पंप के कारण से बाहर निकल रहे हैं, 3 सोडियम आयन, और 2 पोटेशियम आयन जो है वो अंदर की ओर आते हैं। अब दूसरी चीज जो हमने ये कही थी आपको कि पोटेशियम आयन जो हैं वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और सोडियम आयन जो है वो भी पैसिवली अंदर की ओर आ सकते हैं। लेकिन ये जो सोडियम आयन के वापस अंदर आने की मात्रा है ये कम होती है। यहाँ जो यहाँ पर बताया था मैंने आपको, के प्लस आयन डिफ्यूज आउट लीव बिहाइंड एक्सेस नेगेटिवली चार्ज इनसाइड। तो पोटेशियम आयन जो है वो ज़्यादा बाहर की ओर निकलते हैं, सोडियम आयन उसकी मात्रा में कम वापस अंदर आते हैं। इसकी वजह से बाहर जो है एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और अंदर आपका क्लोराइड आयन्स हैं, और इन क्लोराइड आयन्स के कारण से आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो हो जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ तक की जो चीज़ है उसको हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि इसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो -70 मिलीवोल्ट जो है वो होता है। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम दूसरा प्रकार, दूसरा भाग इसका, जिसको कि हम सक्रिय कला विभव कहते हैं, या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये किस प्रकार से होगा,
जैसे यहाँ पर जो स्थिति हम देख रहे हैं कि ये रेस्टिंग न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट होता है तब क्या होगा कि जब एक्सॉन को कोई भी यांत्रिक, रासायनिक या विद्युत उद्दीपन मिलता है, उद्दीपन के प्रकार हमने पढ़े थे पहले, उसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी उद्दीपन अगर इसको मिलेगा तो एक्सोलीमा जो है वो डीपोलराइज हो जाती है ना, अध्रुवित हो जाती है। और इसके कारण से होगा क्या कि सोडियम पंप जो है वो बंद हो जाएगा। जब सोडियम पंप बंद हो जाता है तो इस स्थिति में एक्सॉन की पारगम्यता सोडियम आयन के लिए एकाएक बढ़ जाती है और ये पोटेशियम आयन से लगभग 10 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि जो एक्साइटेड स्टिमुलस जब भी आया आपके पास में यहाँ पे, तो सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है, और एक्सॉन भित्ति की पारगम्यता जो सोडियम के लिए बढ़ जाती है और इसके कारण से सोडियम आयन बाहर उपस्थित द्रव से एक्सोप्लाज्म के अंदर आने लग जाएंगी। जो रेस्टिंग पोटेंशियल में जो हो रहा था उसके अपोजिट यहाँ पर होने लग जाता है कि अब आपका सोडियम आयन जो है वो यहाँ से देखिए ये अंदर जा रहा है और ये इधर से अंदर की ओर सोडियम आयन जो है वो आता है। तो हमने यहाँ लिखा है सोडियम आयन एंटर्स द न्यूरॉन, कि सोडियम आयन जो है वो न्यूरॉन के अंदर की ओर आने लगते हैं। तो सोडियम आयन का अंदर की ओर आना इतना तेज होता है कि एक्सॉन की भित्ति न केवल अध्रुवीय होती है बल्कि ये अंदर की ओर से पॉजिटिव चार्ज्ड हो जाती है, जो कि पहले नेगेटिवली चार्ज थी, और इसकी वजह से बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे आप केवल इस छोटे से भाग को देखिए यहाँ पर, ये वाला भाग, कि यहाँ से सोडियम आयन जो है वो लगातार अंदर की ओर आ रहे हैं और इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है देखिए ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज अब क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो गया है केवल इस छोटे से भाग में। बाकी का जो भाग है वो इस तरह का नहीं है, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार जो स्थिति प्राप्त होती है वो हमारे जो रेस्टिंग स्टेज थी उसके बिल्कुल उल्टा चार्ज यहाँ पर हो गया है। ये देखिए आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो पोटेशियम चैनल है ये भी ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम आयन जो है वो भी बाहर आने लग जाते हैं और उसके कारण से अब आपका देखिए यहाँ पर ये लगातार यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया है और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो हो गया है। तो ये जो भाग है जहाँ पर कि पहले केवल आपका पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ शुरुआत हुई है और ये धीरे धीरे इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है। तो ये इसको हम कहते हैं कि आपका प्रेषण जो है इसका हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये पीछे वाला भाग इसका पॉजिटिवली चार्ज है और केवल ये इतना सा जो भाग है आपका जहाँ पर कि मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी में परिवर्तन आया है वहाँ चार्ज का डिफरेंस जो है वो आ जाता है। उसके बाद वाली जो स्थिति है वो बिल्कुल आपके रेस्टिंग पोटेंशियल के जैसी ही होती है, ओके। तो इस परिवर्तन के में क्या होगा कि सबसे पहले विराम कला विभव उस जगह पर लुप्त होता है और इसके बाद विराम कला विभव के स्थान पर एक नया विभव उत्पन्न हो जाता है जिसको कि हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं। और इस क्रिया में जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर सतह पहले -70 से आ गई थी वो पहले 0 आएगी और इस स्थिति में विभव के आने को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। इसके बाद लगातार सोडियम आयन जो है वो अंदर आते रहते हैं और ये बढ़ करके +3 मिलीवोल्ट जो है हो जाता है। देखिए पहले कितना था -70 मिलीवोल्ट और अब ये हो गया है +30 मिलीवोल्ट के बराबर हो जाता है। और ये परिवर्तन जो है बहुत थोड़े समय के लिए होता है और इसको हम कह रहे हैं कि ये 0.001 सेकंड के लिए ही होता है और बहुत छोटे भाग के लिए ये होता है, लगभग 0.1 सेंटीमीटर वाले भाग पर ही उत्पन्न होगा। इसी के साथ न्यूरॉन का शेष भाग जो है वो पहले की तरह विराम कला विभव में ही रहता है। जो बात मैंने आपको यहाँ पर समझा रहा था ये कि यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया लेकिन बाकी का जो भाग है आपका वो भाग रेस्टिंग पोटेंशियल की कंडीशन के अंदर ही रहता है। तो धीरे धीरे ये जो है वो स्वीप करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है और इसी के साथ न्यूरॉन का जो आगे की ओर गमन करता है और कोशिका कला का वह भाग वापस विराम कला विभव की स्थिति में आ जाता है। जैसे इसको हमने यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हमने यहाँ पर दिखाया है कि देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। केवल एक इतने से भाग में ही नेगेटिव चार्ज है बाहर की तरफ, लेकिन इसके पीछे वाला भाग पॉजिटिव चार्ज है। जैसे यहाँ देखिए अब जब ये विभव आगे की ओर बढ़ जाता है तो उसमें लगातार परिवर्तन होते रहेंगे और ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा, लेकिन इसी के साथ साथ जो पीछे वाला भाग है उसमें भी परिवर्तन होगा और वह वापस अपनी पूर्व स्थिति के अंदर आ जाएगा। रेस्टिंग जो न्यूरॉन की स्थिति थी
कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है, देखिए यहाँ पर भी ये वापस पॉजिटिव चार्ज हो गया है, जो कि पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप वापस एक्टिव हो जाता है। इसको हम चार्ज रिस्टोरेशन कहते हैं, कि सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर द ओरिजिनल आयन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पहले क्या था, बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज और अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहता है। थर्ड स्टेप आ जाती है अब आपकी रीपोलराइजेशन, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि चार्ज का जो रिस्टोरेशन है, इसको हम थर्ड स्टेज में पढ़ेंगे, वो है आपका रीपोलराइजेशन। तो विध्रुवण की जो क्रिया के पूर्ण होने के बाद में सोडियम आयन जो है वो अंतराली द्रव से एक्सोप्लाज्म के अंदर नहीं आ सकते हैं, परंतु पोटेशियम आयन जो है वो बाहर की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। इस स्थिति में सोडियम आयन का प्रवेश अंदर की ओर होने लग जाता है। तो धनात्मक आवेग के लगातार बाहर की ओर जाने पर एक्सोलीमा भीतर की ओर से ऋणात्मक और बाहर से वापस पॉजिटिव हो जाती है, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल वाला जो मैकेनिज्म हम पढ़ रहे थे, तो ये रीपोलराइजेशन हो गया है। और इसका मान जो है वो -70 से -85 मिलीवोल्ट तक होता है। और ये जो पोलराइजेशन है आपका, रीपोलराइजेशन जिसको हम कर रहे हैं, ये उस जगह पर वापस हो जाता है जहां पर कि आपका पहले डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हुआ था। जो आधुनिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार तंत्रिका आवेग का जो प्रेषण है उसको बर्नार्ड कॉर्ज और पीटर बेकर ने समझाया था। और बेकर ने ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो जो स्क्विड होते हैं उनकी तंत्रिकाओं के ऊपर, ये न्यूरॉन्स के ऊपर ये किए थे। तो बेकर ने ये कहा कि आवेग जो प्रेषण कर रहा है वो तंतु एक नलिका के समान होती है, और एक्सॉन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो 3 कारकों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो हो गया आपका एक्सॉन में जो पदार्थ अंदर की ओर है, यानी जो एक्सोलीमा है। दूसरा, एक्सोलीमा को घेरे रखने वाली भित्ति। और तीसरा हो जाएगा एक्सॉन के बाहर जो अंतराली द्रव है उसके अनुसार। तो बेकर ने ये समझाया कि तंत्रिका संचरण के समय ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होता है, बल्कि जो एक्सोलीमा है उसके दोनों ओर उपस्थित आयनिक जो सांद्रता है, दोनों ओर उपस्थित जो आयनिक सांद्रता है, वह सांद्रता में जो विद्युत आवेग में एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, और ये एम्प्लीफिकेशन उस कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक होता है। इस चीज को वापस समझ लीजिए आप। बेकर ने ये कहा कि तंत्रिका संचरण के समय ऊर्जा की कोई विशेष आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि उसका सोर्स यहाँ पर नहीं होता है, बल्कि दोनों ओर उपस्थित आयनिक सांद्रता में पाए जाने वाला अंतर जो है वही इस विद्युत आवेग को एम्प्लीफाई करता है और संचरण के लिए आवश्यक होता है। बेकर की इस धारणा के अनुसार एक्सॉन पर विद्युत का जो प्रवाह है वो मात्र कंडक्शन पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वास्तव में ये एक कंडक्शन और रिले सिस्टम की प्रकार से कार्य करता है। तो इसको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर हैं, विद्युत तार हैं, उनके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे अंतर इसमें किस प्रकार से है कि तंत्रिका आवेग वास्तव में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है जो कि विद्युत आवेग से भिन्न होती है। ओके, अब यहाँ पर इसको एक बार और समझ लीजिए आप यहाँ पर कि किस तरह से जो पहले -70 मिलीवोल्ट था, जब इसका एक्साइटेशन होता है तब सोडियम चैनल जो है वो ओपन होती है और सोडियम कोशिका के अंदर जो है वो आने लग जाते हैं, और पोटेशियम चैनल ओपन होती है तो पोटेशियम जो है वो कोशिका को छोड़ने लग जाते हैं। और जब ये अपने वापस मैक्सिमम चार्ज की ओर जाता है तो सोडियम आयन जो है वो अब कोशिका के अंदर आना बंद कर देते हैं। फिर वापस पोटेशियम आयन जो है वो कोशिका को छोड़ना चालू कर देते हैं और मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रेस्टिंग पोटेंशियल पर ले आते हैं। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में पोटेशियम चैनल जो है क्लोज हो जाती है और सोडियम चैनल जो है वो रीसेट हो जाती है। और कभी कभी ये थोड़ा सा इससे नीचे भी आ जाता है, जो मैंने कहा था कि -70 से ये -85 मिली वोल्ट के बराबर ये हो जाता है। ये किस तरह से ये चैनल जो है वो ओपन और क्लोज होती है। ये जब क्लोज होगी तो सोडियम आयन जो है वो बाहर या अंदर नहीं हो पाएगा, और जब ये ओपन है तब सोडियम आयन जो है वो अंदर की ओर आ रहा है। इसी तरह से पोटेशियम आयन जब ये क्लोज होती है तो बाहर नहीं निकल पाता है, और जब ये ओपन होगी तब ये बाहर की ओर निकलेगा। ओके,
अब ये कंडक्शन में किस तरह से होता है ये मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है अभी कि किस प्रकार से ये आगे की ओर जाता है, ठीक है। अब एक चीज जो बच गई है इसमें यहाँ पर वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे हमने इसकी तुलना करी है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी में और इसमें अंतर क्या है कि जो न्यूरॉन में जो चार्ज डेवलप हो रहा है, ये चार्ज क्या है आपका कि ये ऑटोमेटिक होता है, यानी ये उन्हीं न्यूरॉन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जो इसको भेजते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है वो उस वायर ने उत्पन्न नहीं करी है। पहले इस चीज को समझिए आप कि इलेक्ट्रिसिटी जो जिस वायर में जा रही है वो उस वायर ने नहीं बनाई है, जबकि न्यूरॉन्स में जो विद्युत विभव में अंतर आया है वो न्यूरॉन ने बनाया है। किस तरह से बनाया है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन में अंतर के कारण से। दूसरी चीज कि जो तंत्रिका आवेग की गति जो है वो विद्युत आवेग की गति से बहुत कम होती है। और तीसरी बात कि इसकी आवृत्ता दूरी के साथ कम नहीं होती है, जबकि विद्युत आवेग की तीव्रता उसकी दूरी के साथ में घटती जाती है। इसलिए उसको एम्पलीफाई जो है वो करना पड़ता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वगैरह हमें लगाने पड़ते हैं। और जब तंत्रिका में आवेग का संचरण होता है तो उस आवेग संचरण के समय आयंस की गति जो है वो देखी जाती है जो आवेग की दिशा के समकोण पर होती है। जैसे आवेग जो है वो अगर इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है तब तंत्रिका जो आयन है वो इसके परपेंडिकुलर गमन कर रहे हैं। तो आयन तो इस तरह से अंदर बाहर हो रहे हैं और आवेग जो है वो इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है कि हम तंत्रिका आवेग का आपको इन 3 स्टेज में पूरी तरह से समझ में आ गया है कि किस तरह से सबसे पहले विराम कला विभव होता है, फिर उसके बाद में उसका डिपोलराइजेशन होता है और लास्ट स्टेज में वापस उसका रिपोलराइजेशन हो जाता है। इस तरह से ये चलता हुआ जाकर के और अंतिम सिरे पर आ जाता है। अब वहां से ये आगे किस प्रकार से बढ़ेगा, वहां पर क्या पाया जाएगा, आपका सिनेप्स पाया जाएगा, युग्मानुबंध जिसे हम कहते हैं। और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम इसको अगली क्लास में पूरा कर देंगे। थैंक यू।